नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकस्वामी मौजू और मैं हूं गौरव तिवारी। इस समय हमारे साथ मौजूद है शासकीय नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी की शिकार हुई एक पीड़िता, जिसमें एक युवक द्वारा उसको शासकीय नौकरी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया गया और अब जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आइए जानते हैं पूरा क्या है मामला। आपके साथ किस प्रकार की धोखाधड़ी हुई और किसने किया है? मेरे साथ में विनय कुमार घोसारे जो रतलाम का रहने वाले हैं। अभी फिलहाल में इंदौर में रहते हैं। वो साई अथॉरिटी स्पोर्ट्स में एक कोच है, श्री विद्या गुरु अखाड़ा में। उनका ये कहना था कि मैं असिस्टेंट पोस्ट के लिए तुम्हें जॉब दिलवाऊंगा, और जॉब दिलवाने के चक्कर में हम लोगों की बातचीत हुई थी। आप उसके संपर्क में कैसे आए? मैं LMT एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करती थी। वहाँ पे इनका MA हिंदी लिटरेचर से चल रहा था, तो सेकेंड ईयर की फीस जमा करने आए थे। वहाँ पे मैं रिसेप्शनिस्ट का वर्क करती थी। उस बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। उन्होंने आगे रख के बताया था कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ और मैं किसी को भी जॉब लगवा भी सकता हूँ और किसी को जॉब से निकाल भी सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग में उन्होंने मेरे से मेरे नंबर लिए। नंबर पे फिर हमारी बातचीत हुई और वहाँ से अधिकतर कांटेक्ट होने लगा। वो क्या काम करता है? क्या आपको उसके काम के बारे में जानकारी नहीं थी? नहीं, मुझे पहले नहीं पता था कि क्या काम करते हैं, बट उन्होंने कॉल वगैरह पे बताया था कि मैं एक रेसलर हूँ और रेसलिंग करता हूँ, और श्री विंदा गुरु अखाड़ा जो बड़ी गवाल टोली में है, वहाँ पे अभी मैं वर्किंग में हूँ। अच्छा, वो किस प्रकार का क्या कहते हैं, मतलब कैसे नौकरी का क्या कहते हैं, नौकरी के बारे में क्या बताते हैं? उनका ये कहना रहता है कि हमारे साई अथॉरिटी स्पोर्ट्स कमेटी में एक वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट की। असिस्टेंट में 2 गर्ल्स की ज़रूरत रहती है, एक तो मैरिड रहना और एक अनमेरिड रहना। अनमेरिड जो रहती है वो मेरे साथ में नेशनल इंटरनेशनल ट्रेवलिंग के लिए जाती है, और जो मैरिड रहती है वो यहाँ के डिपार्टमेंट को संभालती है। असिस्टेंट का काम रहता है सिर्फ टाइपिंग करना और स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगाना। ये काम रहता है। और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कुछ लड़कियों से बातचीत भी करवाई थी मेरी, जो इसमें ऑलरेडी जॉब में है। इस प्रकार की नौकरी के लिए वो क्या कोई पैसे वगैरह की डिमांड करते हैं या कुछ? हाँ, वो पेमेंट की डिमांड होती है, बोले आगे से पेमेंट आता है। मुझसे उन्होंने 8 लाख की डिमांड की हुई थी, और उन्होंने कहा था कि एक और लड़की की नीड है, तो मैंने अपनी फ्रेंड को भी उसका रेफरेंस दिया था। मेरी फ्रेंड भी उसके कॉन्टेक्ट में थी। अच्छा, तो ये आपने जो 8 लाख रुपए, क्या उनको 8 लाख रुपए दे दिए? यदि दिए तो कैसे दिए? मैंने उनको पेमेंट दिया है। मैंने उनको 31 दिसंबर को पेमेंट दिया है। 15,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है। फिर मैंने 4,60,000 रुपये कैश दिए हुए हैं। और फरवरी में फिर मैंने 21 मार्च को 3,30,000 का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवाया है अपने हस्बैंड से। अपनी जो ज्वेलरी थी उसको गिरवी रखवाया और उनको ट्रांजेक्शन किया हुआ है। क्या अभी आपको नौकरी वगैरह मिली, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है। उन्होंने जब उस टाइम पे ऑफर लेटर्स मैसेज दिखाए थे कि वहाँ से अथॉरिटी से आपके मैसेज आ गए हैं, आपके मेल आ गए हैं मेरे पास बाकायदा, उसके बाद में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 3,30,000 देने के बाद में उन्होंने ये कहा था कि आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया है। ना मेरे पास तो कुछ भी प्रूफ नहीं आया है कि जिससे ज्वाइनिंग हो या कुछ आगे कुछ बात चली हो। ऐसा कुछ नहीं है। अ, आपने बताया कि उनने आपका शोषण वगैरह किया है, तो किस प्रकार से, कैसे, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ? एक उनके फ्रेंड का बर्थडे था। उस बर्थडे पार्टी में हम लोग गए थे। वहाँ पे उन्होंने कुछ फोटोज वगैरह ली थी मेरी और उनकी साथ में, और मैं एक मैरिड हूँ। मैं वो फोटोज उन्होंने मुझे दिखाई थी, तो मैंने वो फोटोज को इतना पहले माइंड नहीं किया था, लेकिन वो फोटोज 3-4 फोटोज मुझे बार बार सेंड करना। मैंने उनको ये भी कहा था कि ये फोटोज आप मुझे क्यों सेंड करते हो, तो बोले कि ये तुम्हारे हस्बैंड को दिखाऊंगा। अगर किसी भी चीज़ में अगर मैं मना करती थी या कुछ भी रहता था, तो वो फ़ोटोज़ मुझे दिखाते रहते थे और बोलते थे कि ये मैं तुम्हारे हस्बैंड को दिखाऊँगा वो फ़ोटोज़। और वो फ़ोटोज़ थी एक होटल की। उसको देख के ऐसा लगता था जैसे मैं होटल में रुकी हूँ, या मेरा इनके साथ में कुछ भी संबंध हो, इस टाइप की वो फ़ोटोज़ शो होती थी। तो उस फ़ोटोज़ के चक्कर में फिर वो मुझे हर एक चीज़ में धमकाते थे। हर एक बात मैं मना नहीं कर सकती थी। आपने बताया कि उसने, विनय जो है, उसने आपके साथ शारीरिक शोषण किया है, तो कैसे, क्या शुरुआत हुई, उसने क्या कहा? पहले तो उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया। सबसे पहली बात ये थी कि मैं एक अनमैरिड हूँ, और मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ। मेरी सैलरी है 2 से 2.5 लाख रुपए। ये फिर उसके बाद में उन्होंने होटल में जाने की बात हुई थी। फिर हम लोग होटल में गए थे। 78 में होटल्स है, वहाँ पे हम लोग गए थे।
वहाँ पे हमारा वहाँ पे जाने के बाद में फिजिकल वगैरह हुए, उन्होंने मेरी कुछ फोटोज वगैरह ली और उस फोटोज को बार बार हर एक चीज में वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गए कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को फोटोज दिखाऊंगा, तुम्हारे हस्बैंड को फोटोज दिखाऊंगा, फैमिली को फोटोज दिखाऊंगा। और अधिकतर चीजें उन्हें उस फोटोज के थ्रू चलती गई। अभी वो क्या काम करते हैं, इसके अलावा भी और कोई काम करते हैं या? अभी फिलहाल में तो वो रेफरी है, रेफरिंग करते हैं और श्री गंगा गुरु अखाड़ा में जॉब करते हैं। उसके बाद में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट भी खोला हुआ है, किस नाम से इंस्टीट्यूट खोला? नेशनल बेस्ट करियर इंस्टीट्यूट, जो नौलखा पर है। उसमें क्या वर्क रहता है? वहाँ पे एडमिशन्स प्रोवाइड करवाते हैं और मैं फिलहाल वहाँ पे जॉब करती थी। अच्छा, कब खोला गया ये खोला गया है 15 जनवरी को, जनवरी से स्टार्टिंग है ये। तब से वहाँ पे एडमिशन्स और रिगार्डिंग वर्किंग होती है। एडमिशन्स किस प्रकार के एडमिशन्स आते थे? आई मीन 10th 12th की मार्कशीट्स एडमिशन्स लेना और ग्रेजुएशंस पोस्ट ग्रेजुएशंस की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स प्रोवाइड करवाना। ये जो लोगों से नौकरी के लिए मिलते चर्चा करते तो ये कहाँ करते हैं? ये पाटिल चाय वाला है, वहाँ पे अधिकतर मीटिंग वगैरह होती थी पहले, लेकिन जब से ये ऑफिस ऑन हुआ है तो ऑफिस के अंदर मीटिंगें होने लग गई थी और अधिकतर ये लड़कियों से ही लड़कियों को ही जॉब का दिलाने का बोलते हैं। बॉयज से कभी भी बात नहीं की हुई है। बाकायदा ये बोलते कि मैं रेलवे में भी जॉब लगवाता हूँ, रेलवे हुआ, पुलिस हुआ और ये अपना आर्मी हुआ, इसमें भी बोले मैं जॉब लगवाता हूँ। कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित है, किसके माध्यम से ये नौकरी का झांसा देते? वो कॉल पे बात करते रहते थे मेरे सामने, बाकायदा उन्होंने कभी किसी का नाम नहीं लिया और अगर ऐसी कुछ बात रहती थी तो व्हाट्सएप कॉलिंग पे ही बात करते थे। आपने बताया आपने आपकी एक फ्रेंड जिसको नौकरी की जरूरत थी वो भी आपके साथ इनके संपर्क में गई थी, उससे भी क्या इन्होंने पैसे वगैरह लिए? हाँ, उन्होंने फाइल के पेमेंट इनको कैश में दिया हुआ है, भंवरकुआ पे टाटिया बिल चौराहे पे इन्होंने पेमेंट दिया हुआ है। उसने दिया है 30 दिसंबर को, उसने कैश पेमेंट दिया था और मैंने ऑनलाइन पेमेंट कितना पेमेंट दिया है? उसने 14,000 पेमेंट किया था। उसके बाद उसके उसने बाद कोई में भी पेमेंट उसने वगैरह? हाँ, उसके बाद में उसने पेमेंट दिया है कस्तूरबा ग्राम में कैश पेमेंट दिया था 14 लाख रुपए। क्या आप मौजूद थे वहां जब ये पेमेंट दिया गया? हाँ, जब मैं मौजूद थी वहां पे। उस जो आवेदन है उसमें क्या आपने ये शारीरिक शोषण जो आपके साथ हुआ इसका कोई घटनाक्रम का उल्लेख वगैरह किया है? नहीं, मैं उनको उसमें सिर्फ ट्रांजेक्शन की बात हुई है। उन्होंने ये कहा था कि आप महिला थाने में एक बार जाके वहाँ पे खुल के बताइएगा और वहाँ पे एफआरआई कीजिए, छेड़छाड़ वगैरह की एफआरआई आप वहाँ कीजिए, उनका ये कहना था। क्योंकि वो वियतनाम 21 को वियतनाम चला गया था, उसके बाद से अभी तक उसके सिर्फ मैसेजेस वगैरह आते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग होती है और मैसेजेस वगैरह आते हैं और मैसेजेस में धमकियां आ रही है। 8 लाख रुपए के अलावा उसने आपसे और भी कोई राशि वगैरह या और कुछ लिया है आपसे? 8 लाख के अलावा उसने मतलब ऐसी लड़कियों से मेरे कांटेक्ट करवाया है कि जो पेमेंट दे सके। किस बात का पेमेंट? जैसे आप जॉब का बोलिए कि सर जॉब लगवाते हैं और उनको जॉब लगवाने के लिए यहाँ पे लेके आएंगे, फॉर्म बकायदा वो फॉर्म भी फिल करवाते हैं। फॉर्म फिल करवाना, डॉक्यूमेंट्स लेना, 2-2 सेट में डॉक्यूमेंट्स लेना, फॉर्म फिल करवाना, ये सारी प्रोसेस पूरी एकदम लीगली लगती है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि इनलीगली चीजें हो रही है। एग्जाम्स भी करवाना, एग्जाम्स भी करवाते हैं, वेरिफिकेशंस के लिए भेजना, ये सारी चीजें भी उसमें ऐड रहती है। आपने जो पेमेंट दिया तो उस पेमेंट के रिगार्डिंग उन्होंने कोई कागज वगैरह या कुछ आपको कुछ ऐसा दिया जिसपे कुछ? सिर्फ एक मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, उसके बाद में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने आपको डरा धमकाया जो है, शारीरिक शोषण किया है, तो आपसे कोई और चीज कोई वस्तु या और कोई इसके अलावा कोई डरा धमका, अगर नौकरी के से हट के कोई पैसा लिया हो तो डरा धमका कर ऐसा अभी कुछ? फिलहाल में 12 जून को 90,000 रुपए लिए हुए हैं कि ये फोटोज मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं दिखा दूंगा अगर तुमने मुझे पेमेंट नहीं दिया तो। वो पेमेंट मैंने कैश लेके किसी भैया से कैश लिया है 3% के ब्याज पे और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया हुआ है बैंक में जाके। इसके अलावा और कोई चीज, कोई वस्तु वगैरह कुछ? हाँ, मेरी कुछ ज्वेलरी भी है जो उसके रूम पे रखी हुई है। आई मीन मेरी कुछ चीजें हैं जो ऑफिस में रखी थी, वो सारी चीजें ऑफिस में नहीं है। मोबाइल का भी जो आपने जिक्र करा था, कोई मोबाइल का आप हाँ, कुछ बता मेरा रहे थे? मोबाइल जो था, हमारी लड़ाई हुई थी इस ऑफिस को छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। हर बात में वो बोल रहा था मैं मर जाऊंगा और सुसाइड नोट लिखूंगा। उसी दिन भी हमारी इस बात को लेकर
लड़ाई हुई थी। मेरा भोपाल एग्जाम देने मुझे जाना था, तो उसका ये कहना था कि आप भोपाल एग्जाम देने मत जाओ, क्योंकि अगर भोपाल एग्जाम देने जाओगी, मैंने तुम्हारी ऑलरेडी जॉब लगा दी है और इस जॉब में तुम यही जॉब करोगी जो मैं चाहूंगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ये एग्जाम देने जरूर जाऊंगी, क्योंकि मैंने उसका फॉर्म भी फिल किया था, उसकी तैयारी भी की थी। लेकिन हमारी लड़ाई बहुत ज्यादा हो गई, इसमें मैंने मोबाइल भी फेंका था, लैपटॉप भी फेंका हुआ है, और वो भागते हुए छत पे गया था कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर यहाँ से गई तो। सुसाइड की बात हुई थी, तो मैं भागते हुए छत पे गई और पकड़ के लेके आई। तो वहाँ पे लैपटॉप वगैरह ये सब कुछ ऐसे का ऐसे पटक के मैं आ गई थी, क्योंकि मेरा ट्रेन का उस दिन टाइमिंग होने वाला था भोपाल जाने के लिए। पर मैं जब भोपाल से एग्जाम दे के आई और वहाँ पे ऑफिस गई, तो वहाँ देखा कि मैं ना मेरा लैपटॉप है ना वहाँ पे मेरा फोन था। वहाँ पे मेरा फोन वोन कुछ भी नहीं था। मेरे हस्बैंड ने उस पर मैसेज डाले और वो मोबाइल ऑलरेडी बंद है और मैंने अलमारी में रखा हुआ है। तो उन्होंने यही पूछा कि तुम जब मोबाइल नहीं चला रही हो तो ये फोन कैसे, मैसेज कैसे गए हैं। मैंने कहा कि मुझे आइडिया नहीं है। फिर वो फोन को जब हमने ऑन किया और चेक किया, तो वो किसी के लैपटॉप में ऑन था मोबाइल। लैपटॉप भी ऑन था, फेसबुक भी ऑन था और इंस्टा वगैरह, आई मीन मेरा पूरा फोन किसी ने हैक करके रखा हुआ था और ऑन करके रखा हुआ था, और वो ऑन था 14 से ही वो चले जा रहा था वो मोबाइल। ऐसा कोई व्यक्ति आपके जानकारी में आया हो जिसके साथ इसने विनय ने धोखाधड़ी करी हो, उसने पुलिस शिकायत वगैरह, ऐसा भी कोई आपके नॉलेज में आया है? एक केस था रेलवे का, रेलवे में जॉब लगाने के लिए, हरियाणा का एक केस था। उसमें मार्कशीट लेट पहुंचने के कारण जॉब नहीं लग पाई थी लड़के की। तो वो एक केस है जिसकी पुलिस कंप्लेन वगैरह हुई थी। अच्छा, उसमें क्या ये विनय के द्वारा पैसे वैसे लिए गए थे उससे? हाँ, ये विनय का कहना था कि हमने 25 लाख रुपए लिए। उस सामने बच्चे ने, दीपक नाम है उस बच्चे का, उसने 25 लाख रुपए दिए हैं रेलवे में वेरिफिकेशन के लिए, और उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, तो उस चक्कर मार्कशीट लेट हो गई थी। तो बोले 1 लाख रुपए मैंने दिए उसके वेरिफिकेशन के लिए और 1 लाख रुपए उसके कोच ने दिए वेरिफिकेशन के लिए। ये एक इसकी केस क्या था। पुलिस में शिकायत हुई थी, कहाँ हुई थी? हाँ, इसकी शिकायत वहीं कहीं ऑनलाइन की थी उस बच्चे ने, और जिसकी छानबीन के लिए एक बार थाने जाना पड़ा था, लेकिन मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी कि उन्होंने ऑनलाइन ही ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर कर ली थी। उसके बाद में एक लड़की जो हमारे यहाँ ऑफिस में जॉब करती थी, ममता, उसने शिकायत करी थी सैलरी को लेकर। उसका आवेदन लिया था और उन्होंने विनय और मुझे दोनों को कॉल किया था, लेकिन मैं किसी कारण से कॉल नहीं अटेंड कर पाई थी, तो विनय को कॉल गया था। तो उसने फिर मुझे बताया था कि पुलिस कंप्लेन हुई है और ये तुम्हें हैंडल करना है। तो फिर मैं पुलिस में वहाँ थाने में गई थी, उस लड़की को भी बुलाया था और मैं भी गई थी थाने में। बट विनय वहां पे भी नहीं आया था। वहां पे भी उसने पुलिस को ये बोल दिया था कि जो भी बात करनी हो मैडम से ही करना, मुझे ना कुछ पता है ना मैं सैलरी दूंगा। तो उस लड़की से बात हुई, फिर आपसी रजामंदी से उस लड़की का केस सोल्व ब्रजेश तिवारी सर ने करवाया था। ये जो आपके साथ में जिसका ममता बता रहे, तो इसको सैलरी वगैरह जो देते थे, तो वो कैसे देते थे? सैलरी का ऐसे होता था कि कोई भी, जैसे अमीषा चौधरी करके एक लड़की थी, नीतू करके एक लड़की थी, और ये ममता करके जो लड़की थी, इनकी विनय सर का ऐसा था कि जो भी ट्रांजेक्शन रहता था वो मेरे अकाउंट से करवाते थे, वो खुद के अकाउंट से कभी नहीं करते थे। बोले मुझे इनकम टैक्स की जरूरत पड़ी थी, जैसे जस्ट डायल फिलहाल अभी इनके मोबाइल में चल रहा है, लेकिन उन्होंने बोला था कि नहीं, ये जस्ट डायल भी आपके अकाउंट से करवा लेना कनेक्ट, मैं पेमेंट डाल दूंगा। तो जो भी ट्रांजेक्शन होता था वो मेरे अकाउंट से होता था। अगर किसी स्टूडेंट की फीस आती थी तो मैं हाथों हाथ उनके अकाउंट में जमा कर देती थी, मेरे अकाउंट से नहीं। सैलरी जाना मेरे अकाउंट से होता था। एजुकेशन वाला जो सेंटर, जो ऑफिस बताया है, तो उस पे उन्होंने आपको रखा तो जब क्या कहा था, आपकी शासकीय नौकरी के बीच में? उन्होंने ये मैं ILMT एजुकेशन में जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे बोन की बात आती थी। तो मैंने 1 साल का ऑलरेडी बोन भरा था और मेरा बोन 1 अगस्त में खत्म हो गया था। तो वहाँ की मैनेजर ने मुझे कहा था कि आगे जॉब करने के लिए आपको मैम बोन भरना पड़ेगा, लेकिन विनय सर का कहना था कि नहीं, 2-3 महीने में तो ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो आप बोन मत भरो। तो फिर मैंने वहाँ पे रिजाइन दिया था मैंने 15 अगस्त को। रिजाइन देने के बाद में मैं फ्री थी, तो मैंने वापस से जॉब ढूंढना स्टार्ट कर लिया, और इस बीच में विनय सर से कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ था मेरा। फिर मैंने बालाजी जनरेटर जो नौलखा पर है, वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट करा। तो मैं वहाँ पे जॉब करती थी, टेम्परेरी जॉब थी, उसका कोई बोन वगैरह कुछ भी नहीं था, ऐसे ही। और उसी के ऊपर इनका ऑफिस भी था, तो ये बालाजी में आते रहते थे। पेमेंट के रिगार्डिंग भी बात जो होती थी वो बालाजी में होती थी। मेरी फ्रेंड जो आती थी वो बालाजी में ही आती थी,
और ये ऊपर बैठे रहते, आई मीन इनका जो ऑफिस है वो ऊपर ही, इन्होंने वही वो एरिया देख के ही ऊपर लिया हुआ है। आपको क्या सैलरी वगैरह फिर उनने जब अस्थायी तौर पर आपने जैसा बताया कि जब तक उन्होंने कहा कि अभी शासकीय नौकरी नहीं लग रही, जब तक तुम ये मेरे जो ऑफिस इसमें नौकरी कर लो, तो इसकी सैलरी वगैरह कुछ दी आपको? नहीं, उन्होंने मुझे आज तक कोई सैलरी नहीं दी। उन्होंने जो नौकरी का झांसा देकर आपको जो उन्होंने शारीरिक शोषण किया है, तो ये होटल के अलावा और कहीं आपके साथ किसी उनके प्रकार रूम पे, कहाँ पर स्थित है उनका रूम? उनका रूम है पिपलियाना 58 गेटर ब्रजेश्वरी कॉलोनी कर्नावत के आगे। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? यही कि जो मेरे साथ में जो हुआ है वो और किसी लड़की के साथ में नहीं हो, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग हुई हूँ। एक तो फर्स्ट तो मेरे फोटोज वगैरह वायरल करने की मुझे धमकियाँ मिली हुई है, और मेरे हस्बैंड को जान से मारने की धमकी दी हुई है, मेरी बेटी को उठवा लूंगा, मेरे पापा का ये कर दूंगा। अधिकतर चीज़ें जो है वो अभी भी चलती आ रही है, मतलब 6-7 महीने से यही सब चल रहा है ये सारी। और मैं अकेली नहीं हूँ इसमें और भी लड़कियां हैं जो उसके चंगुल में फंसी हुई है, और बाकायदा उसके टच में भी है, बहुतों ने पेमेंट भी दिया हुआ है। अभी तक उसका कोई ये नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है कि किसने कितना पेमेंट दिया हुआ है। मेरी यही है कि बस इन सारी चीज़ों से पुलिस अपनी कार्रवाई करे और मुझे यहाँ से इससे निकाले। तो ये थी पीड़िता की कहानी। अब देखना यह है कि प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है और पीड़िता को किस प्रकार इंसाफ मिलता है।